ज़रा सोचो, एक ऐसा भविष्य जहाँ समझदार लोग तो बच्चे कर ही नहीं रहे और दूसरी तरफ बेवकूफ़ लोग बिना सोचे समझे बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। नतीजा, पूरी दुनिया अब उन्हीं लोगों से भर चुकी है जो बस अपने सोफ़े पर बैठे रहते हैं और उनका सोफ़ा अब इनबिल्ट टॉयलेट बन चुका है। टीवी पर चल रहे हैं पागलपन से भरे दिमाग सुन्न कर देने वाले शो, और यकीन मानो ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बस एक पिछवाड़े की 90 मिनट की वीडियो है। देश का राष्ट्रपति एक एडल्ट फिल्म स्टार है और कॉस्टको वो व्यापार केंद्र भी है और विश्वविद्यालय भी। शायद तुम्हें लगे कि ये सब एक क्रेजी कॉमेडी है, लेकिन सच कहूँ, कई लोगों के लिए ये फिल्म कोई अजीब कल्पना नहीं बल्कि एक अंधेरी मज़ेदार डॉक्यूमेंट्री है जो दिखाती है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो इंसानियत का क्या होगा। साल 2005 में अमेरिका की सेना के पुस्तकालय में काम करने वाले एक आम से इंसान जो को एक गुप्त प्रयोग के लिए चुना जाता है। वो औसत है, अकेला है और ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर रहा, इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है परफेक्ट गिनी पिग। एक नई सुप्ति कैप्सूल, हाइबरनेशन कैप्सूल का परीक्षण होना है जो इंसान को अनिश्चित समय के लिए सुलाकर भविष्य में पहुंचा सकती है। एक और विषय चाहिए होता है। सेना में कोई महिला नहीं मिलती तो एक वेश्या रीटा को पैसे देकर शामिल किया जाता है। रीटा पर लगे सारे आरोप भी हटा दिए जाते हैं, सबको फ़ायदा। सब कुछ तैयार है, लेकिन जनरल कॉलिंस और रीटा का दलाल अपग्रेड एक स्कैंडल में फंस जाते हैं। प्रयोग गुप्त था तो पूरा बेस बंद कर दिया जाता है, कैप्सूल को भुला दिया जाता है और जो और रीटा सदियों तक सोते ही रह जाते हैं। इस बीच दुनिया और भी ज़्यादा मूर्ख बनती जा रही होती है। विज्ञान अब लोगों की सोच सुधारने की जगह गंजेपन और यौन क्षमता पर शोध कर रहा होता है। कचरा चारों ओर जमा होता जा रहा होता है। लोग अब कुछ भी सोचने की बजाय बस कूल चीज़ें देखना चाहते हैं। आखिरकार साल 2505 में कचरे का ढेर गिरता है और जो कि कैप्सूल एक घर के अंदर जा गिरती है, जो उठता है उलझन में चकराया हुआ। कमरे में बैठा आदमी उससे कुछ नहीं पूछता, बस टीवी देखता रहता है। टीवी शो में लोग अपनी कमर के नीचे चोट खा रहे होते हैं, बस यही उनका मनोरंजन है। और जो का सोफ़ा, अब वो एक टॉयलेट सोफ़ा हाइब्रिड है। सुविधा ही सब कुछ बन चुकी है। भविष्य में एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहाँ लोग मानसिक रूप से बिल्कुल सुस्त हो जाएं, अब ज़्यादा असंभव नहीं लगती। सच कहूँ तो कई लोगों के लिए इडियोक्रेसी कोई मजाक नहीं, बल्कि एक चेतावनी देने वाली डॉक्यूमेंट्री लगती है। सवाल ये नहीं है कि क्या ऐसा भविष्य संभव है, सवाल ये है कि हम उस भविष्य की ओर कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं बिना ये जाने। लेकिन फिल्म ने ऐसा क्या दिखाया जो हमारी असली दुनिया से मेल खाता है? ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें और ज़्यादा सतही, भटकाव भरे और गहराई से सोचने में अक्षम बना रही हैं? जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे तुरंत निकोलस कार की किताब सुपरफिशियल्स याद आ गई। अगर तुमने वो नहीं पढ़ी, मैं सिफारिश करूँगी ज़रूर पढ़ो। उस किताब में वो समझाते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, स्क्रीन ने हमारे मस्तिष्क की कार्यशैली ही बदल दी है। हम गहराई से सोचना भूलते जा रहे हैं। किसी एक विचार पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, सब्र खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, हम अपना दिमाग चलाना छोड़ चुके हैं। हम खुद को ट्रेन कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा भटकाव वाले और कम सोचने वाले इंसान बन जाए। और अगर यही सोच बनी रही तो इडियोक्रेसी जैसा भविष्य कोई विज्ञान कथा नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाएगा। फिल्म में जो को लगता है कि बस एक साल गुजरा है, लेकिन असल में वो साल 2505 में पहुंच चुका होता है। लोगों की भाषा अजीब होती है, एक तरह का बेमतलब स्लैंग और गुर्राहट का मिश्रण। जब वो सामान्य भाषा में बात करता है, लोग उसे ज्ञानी टाइप समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वो अस्पताल जाता है, लेकिन वहाँ सब कुछ मशीनों पर आधारित और पूरी तरह गड़बड़ होता है। वो पानी पीना चाहता है, लेकिन फाउंटेन से सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक ब्रांडो निकलती है। जब वो पूछता है पानी कहाँ मिलेगा, लोग हंसते हैं और कहते हैं, अरे भाई, पानी तो टॉयलेट में इस्तेमाल होता है। पूरा सिस्टम इस कदर बिगड़ चुका होता है कि मूलभूत चीज़ों में भी कोई तर्क नहीं बचा होता। और यहीं आता है निकोलस कार का सबसे बड़ा चेतावनी वाला बिंदु। हमने तकनीक पर इतना भरोसा कर लिया है कि न अब सोचने की आदत बची है, न ही याद रखने की। हर चीज़ गूगल से पूछते हैं, हर समाधान एआई से चाहिए, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। परिणाम, अगर कल को मशीन गलती कर दे तो हमारे पास कोई समाधान नहीं होगा, ना कोई जीवित रहने की समझ, ना समस्या सुलझाने की काबिलियत। फिल्म में यह भविष्य एक अतिरेक रूप में दिखाया गया है, लेकिन अगर हमने सोचना बंद किया तो ये भविष्य बहुत दूर नहीं। हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट ने तो कुछ पूछा तक नहीं, बस एक बटन दबाया और डॉक्टर आया,
जिसने बस कुछ वायर जोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात, उसने वो भी गलत तरीके से किया। फिर एक कंप्यूटर को छोड़ दिया गया कि वही डायग्नोसिस करेगा। लोगों ने सोचने की क्षमता खो दी है, क्योंकि उन्होंने तकनीक पर इतना ज़्यादा निर्भर हो जाना सीखा है कि अब उन्हें खुद सोचने की ज़रूरत ही नहीं लगती। आज की दुनिया में भी ये साफ दिखता है। हम अब रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि डिजिटल मैप्स हमें ठीक ठीक बता देते हैं कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है। हम उन पर इतना निर्भर हो गए हैं कि अगर वो बंद हो जाए तो कई लोग अपने गंतव्य तक पहुंचना ही नहीं जानेंगे। हम एआई से पूछते हैं कि क्या बोलना है, क्या करना है, और धीरे धीरे हम अपनी ही क्षमता खोते जा रहे हैं। हम कुछ भी अपने दम पर नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पर लोग पढ़ते तक नहीं, न जानकारी को समझते हैं, बस किसी हेडलाइन को सच मान लेते हैं बिना यह जांचे कि वो सही है या नहीं। जब जो डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा होता है वो एक मैगज़ीन में तारीख देखता है 2505, लेकिन उसे लगता है ये प्रिंटिंग की गलती है। डॉक्टर आता है जो कि हर सवाल का जवाब एक ही लाइन में देता है, डीलक्स। फिर जो कि बोलने के अंदाज के कारण उसे पागल घोषित कर देता है और 5,000 मिलियन डॉलर का बिल थमा देता है। यहीं पर जो को पहली बार यकीन होता है कि वो वाकई 2505 में पहुंच चुका है और वो 500 साल तक कैप्सूल में सोया रहा है। हक्का बक्का वो खिड़की की ओर भागता है और जो शहर देखता है वो उसे अंदर तक झकझोर देता है। इमारतें एक दूसरे पर गिर रही हैं, कुछ इमारतें तो रस्सियों से जैसे तैसे टिकी हुई हैं। हर तरफ कूड़े का साम्राज्य है। तो सवाल ये उठता है, हम एक इतनी मूर्ख दुनिया की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, जैसी दुनिया इस फिल्म में दिखाई गई है? इसका जवाब शायद यहाँ है। इंटरनेट के आने से दुनिया ही बदल गई। सूचना का एक्सेस तुरंत और अनगिनत हो गया और वेब बन गई हमारा यूनिवर्सल माध्यम। हमारे दिमाग तक जो ज़्यादातर जानकारी पहुँचती है वो किस चैनल से आती है, यही असली फ़र्क डालती है। कई लोग मानते हैं कि टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, असली फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन मशहूर संचार समाजशास्त्री मार्शल मैकलुहान इस सोच की कड़ी आलोचना करते हैं। मैकलुहान जोर देकर कहते हैं, माध्यम ही संदेश है। ये सुनने में भले साधारण लगे, पर इसका मतलब बेहद गहरा है। उनका कहना है कि समय के साथ किसी माध्यम की कंटेंट से ज़्यादा उसका स्वरूप ही मायने रखने लगता है। आज टेक्स्ट पढ़ना भी जैसे थकाने वाला काम लगने लगा है। एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के बाद ही ध्यान भटकने लगता है। जो गहरी पढ़ाई पहले स्वाभाविक सी लगती थी वो अब एक चुनौती बन चुकी है। कार्ल बताते हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसका कारण है कि हमने बहुत ज़्यादा साल इंटरनेट पर बिताए हैं ताकि वह डिस्ट्रैक्शन को कंफर्टेबल समझे और ध्यान को बोझिल। अब हम गहराई से नहीं सोचते, बल्कि सिर्फ ही तत्काल रिएक्शन देने की आदत में जीने लगे हैं। पहले जब हम किताब पढ़ते थे या किसी मुद्दे पर सोचते थे तो दिमाग एक विचार को पकड़कर उसे एनालाइज करता था, दूसरे आइडियाज से जोड़ता था और तब जाकर से एक गहरी सोच बनती थी। लेकिन डिजिटल युग में ये सब बदल गया है। अब हम किसी विचार को आखिर तक नहीं ले जाते, बल्कि बीच में ही नोटिफिकेशन, वीडियो क्लिप्स, हेडलाइन मैसेजेस सब हमसे ध्यान खींचने की दौड़ में लगे रहते हैं। और हम खुद भी बस छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन बर्स्ट्स को प्रोसेस करने के आदी हो चुके हैं। हम कम धैर्यवान, गहराई से सोचने को तैयार नहीं और किसी भी उकसावे वाले स्टिमुलस पर तुरंत भटकने वाले बनते जा रहे हैं। अब फिल्म के किरदारों का एंटरटेनमेंट देखो। सबसे लोकप्रिय कंटेंट है सिर्फ थप्पड़ गिरना, बेवकूफ़ी भरी हरकतें, ना कोई विश्लेषण, ना कोई सोच, बस एक तेज सतही रिएक्शन देने वाला मनोरंजन। इसी तरह आज के समाज में भी सबसे पॉपुलर डिजिटल कंटेंट होता जा रहा है, छोटा, सिंपल और शॉर्ट। मैकलुहान सही थे, माध्यम सिर्फ जानकारी लाने का जरिया नहीं होता, बल्कि इंटरनेट ने हमारे ब्रेन को इस कदर ढाल दिया है कि अब हम ऑफलाइन भी उसी तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं, छोटे छोटे बेमेल टुकड़ों में। इसी बीच डॉक्टर घबरा जाता है जब देखता है कि जो कि कलाई पर नागरिक टैटू नहीं है, कोई स्कैन करने लायक बारकोड नहीं है। जो डर के मारे हॉस्पिटल से भाग जाता है जब डॉक्टर पुलिस को बुलाता है ये कहते हुए कि ये स्कैनेबल नहीं है। जो अब एक गंभीर संकट से जूझती दुनिया में जागा है। अर्थव्यवस्था तबाह है, धूल भरी आंधी ने फसलें नष्ट कर दी हैं और देश की सबसे लोकप्रिय फिल्म का नाम है कूलो, मतलब सीधा सीधा पिछवाड़ा। जब जो ऑस्कर जीतने वाली फिल्म देखने जाता है तो देखता है कि उसमें पूरे 90 मिनट तक बस एक पिछवाड़ा स्क्रीन पर दिखता है। रात को उसे हॉस्पिटल का बिल न भरने और स्कैन न हो पाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट में उसका वकील बनता है फ्रीटो, जो उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है
क्योंकि जो ने उसका अपार्टमेंट ख़राब कर दिया था और उसका फेवरेट शो रोक दिया था। जो लॉजिक से अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बुद्धिमान लहजे को सुनकर जज और वकील उसे और ज़्यादा चिढ़ाते हैं। अंत में जज उसे दोषी ठहराकर जेल भेज देता है। उधर रीटा अपनी कैप्सूल से निकलती है और अपने प्रेमी अपग्रेड को कॉल करने की कोशिश करती है। फ़ोन उससे $2000 मांगता है। तभी एक आदमी आता है और रीटा उसे आसानी से बेवकूफ़ बनाकर पैसे ठग लेती है। जो को जेल ले जाया जाता है, जहाँ एक ऑटोमेटिक टैटू मशीन उसे स्कैन करने वाली आईडी देती है। जब वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं है क्या हो रहा है, तो मशीन उसका नाम ही नॉट श्योर यानी निश्चित नहीं दर्ज कर देती है और उसी नाम का टैटू उसकी कलाई पर बनाती है। अब लोग उसे उसी नाम से बुलाने लगते हैं। बाद में उसे इंटेलिजेंस टेस्ट में भेजा जाता है, जहाँ वो सारी बेसिक मैथ क्वेश्चन सही हल कर देता है और चौंक जाता है जब देखता है कि कोई भी वहाँ बेसिक शेप्स तक पहचान नहीं पा रहा। इसके बाद उसे जेल भेजा जाता है, लेकिन वहाँ वो गार्ड से कहता है कि आज उसकी रिहाई का दिन है और गार्ड बिना सवाल किए उसे छोड़ देता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, अलार्म बजते हैं और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। किसी तरह जो भाग निकलता है और फ्रीटो के घर पहुंचता है। उसे लगता है कि 500 सालों में किसी ने टाइम मशीन तो ज़रूर बना ली होगी। वो फ्रीटो से पूछता है। फ्रीटो कहता है, हाँ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो जो कहता है कि जब वो 2005 में वापस जाएगा तो फ्रीटो के नाम पर एक बैंक अकाउंट खोलेगा जो 500 साल में अरबों का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि फ्रीटो को गणित नहीं आता, जो बस बोल देता है, मैं तुम्हें $80,000 दूंगा। फ्रीटो मान जाता है। तभी पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है और जो और फ्रीटो खिड़की से भाग जाते हैं। रास्ते में रीटा मिलती है, जो अभी तक उसी आदमी को ठग रही है। वो भी उनके साथ कार में बैठ जाती है, अब भी अपग्रेड के जिंदा होने की उम्मीद में। कार में लगे स्कैनर से जो कि कलाई का टैटू स्कैन हो जाता है और पुलिस अलर्ट हो जाती है। कार की बैटरी ख़त्म हो जाती है। उन्हें कार छोड़नी पड़ती है और तभी पुलिस पहुंच जाती है और कार पर गोली चलाती है। भीड़ जमा हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। जो फ्रीटो और रीटा किसी तरह भागते हैं। फ्रीटो उन्हें कॉस्टको ले जाता है, जो अब एक बिजनेस सेंटर बन चुका है। वहीं से एक ट्रेन जाती है जो उन्हें टाइम मशीन तक ले जाएगी। फ्रीटो कहता है, मैंने तो लॉ की पढ़ाई भी यहीं से की है। रीटा बाथरूम जाती है, तभी जो कि कलाई गलती से स्कैन हो जाती है और उसे क्रिमिनल मानकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बार उसे जेल नहीं ले जाया जाता बल्कि व्हाइट हाउस, जहां उसकी मुलाकात होती है प्रेसिडेंट कैमाचो और उनकी टीम से। कैमाचो जो कभी रेसलिंग चैम्पियन और एक एडल्ट फिल्म एक्टर थे, जो को देखकर कहते हैं, मुझे लगा था तुम्हारा दिमाग बड़ा होगा, इतिहास का सबसे ज़्यादा स्कोर आया। अब प्रेसिडेंट कैमाचो उसे इंटीरियर सेक्रेटरी बनाते हैं और उसे बहुत दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान घोषित करते हैं और फिर कहते हैं, अब यही आदमी और भोजन की कमी और धूल भरी आंधी की समस्या का हल निकालेगा। कैमाचो जो से कहता है, अगर तुम ये समस्या हल कर दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अब शहर में बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, भोजन की भारी कमी और धूल भरी आंधियाँ। लेकिन वैज्ञानिक इन समस्याओं को छोड़कर काम कर रहे थे, गंजापन रोकने पर या इरेक्शन बढ़ाने पर। यहाँ एक सीधी आलोचना है उपभोक्तावाद की और कैसे यह इंसानी विकास को मोड़ देता है इडियोक्रेसी जैसी स्थिति तक पहुँचने का बड़ा कारण यही था, हद से ज़्यादा उपभोग। हर तरफ कचरे के ढेर, हर कोई बस तुरंत मिलने वाले सुख के पीछे भाग रहा है। जब उपभोग सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाता है तो वो यह तय करने लगता है कि इंसानियत का कौन सा हिस्सा विकसित होगा। फिल्म में वैज्ञानिकों का हाल देखो, अब वे मूल समस्याएं हल नहीं कर रहे, बल्कि विज्ञान बन चुका है उपभोक्तावाद का गुलाम, प्रगति का जरिया नहीं, बल्कि बाजार की एक और सेवा। और डराने वाली बात यह है कि हमारी असल ज़िंदगी इससे ज़्यादा दूर नहीं है। सोचो, आज विज्ञान को फंड कौन करता है? एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर चीज़ लाभ के चश्मे से देखी जाती है, बहुत कम रिसर्च को फंड मिलता है जब तक उसमें कोई सीधी कमर्शियल वैल्यू न हो। विज्ञान की फंडिंग अब बाजार की लॉजिक फॉलो करती है। किसी कंपनी का उद्देश्य ज्ञान नहीं, बल्कि गाल मुनाफा सा है। और जैसे जैसे उपभोग मांग तय करता है, लोग जो खरीदते हैं वही तय करता है कि विकास में कहाँ निवेश होगा। इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान नहीं बढ़ेगा, पर उसकी दिशा अब बाजार तय करेगा। और अक्सर जो समस्याएं सबसे गंभीर होती हैं वो सबसे कम फायदे की होती है, इसलिए उन्हें सबसे कम ध्यान मिलता है। फिल्म इस सोच को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो हम भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हम जिन तकनीकी प्रगति को न जश्न की तरह देखते हैं,
उनमें से कितनी वाकई में इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हैं और कितनी सिर्फ नई ज़रूरतें पैदा करने के लिए बनाई गई हैं ताकि कल को और ज़्यादा चीज़ें बेची जा सकें। बाद में एक मीटिंग में सभी सचिव जो उसे कहते हैं, कुछ बुद्धिमानी की बात कहो, जो बस कुछ मुश्किल शब्दों को याद से बोल देता है और सब लोग मान लेते हैं कि वह बहुत समझदार थे। इसके बाद वह फ्रीटो से कहता है, टाइम मशीन का नक्शा बना कर दो जब तक मैं सबको व्यस्त रखता हूँ। बाद में वह कई मंत्रिमंडल को खेतों में ले जाता है जहाँ फसलें होनी चाहिए थीं लेकिन नहीं हो रही हैं। वह कहता है, रीटा को बुलाओ, शायद वह मदद कर सके। रीटा आने ही वाली होती है, तभी फ्रीटो चुपके से नक्शा जो को दे देता है, जो क्रीटा को एक और ले जाता है ताकि अब नक्शे के साथ भाग सके। लेकिन योजना अफेल हो जाती है क्योंकि नक्शा सिर्फ एक सीधी लाइन थे। तभी जो को समझ आता है कि लोग वो पौधों को पानी नहीं दे रहे बल्कि अनेक एनर्जी ड्रिंक ब्रांडों से सिंचाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया गया है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वही पौधों को चाहिए। असल में ये ब्रांडों ने पानी को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया था क्योंकि तब पानी उनकी कमाई के लिए खतरा था। 2020 की बजट क्राइसिस में इस कंपनी ने सीधे सीधे वो स्वास्थ्य विभाग और संचार आयोग को खरीद लिया। अब वो तय करते थे कि क्या कहा जाएगा, क्या बेचा जाएगा और क्या किया जाएगा। अब अगर हमारी सोचने की गहराई ख़त्म हो जाए और फोकस करने की ताकत अभी गिर जाए तो दो चीज़ें और होती हैं जिन्हें फिल्म बहुत साफ दिखाती है। हम के जानकारी पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं, उसे जैसा है वैसा ही मान लेते हैं, बिना जांच पड़ताल के हम बन जाते हैं ज़्यादा असर में आने वाले, ज़्यादा जल्दी बहकने वाले और आसान जवाबों से संतुष्ट होने वाले, भले ही वो जवाब गलत हों। फिल्म में ये हर जगह दिखता है। जो ने और गार्ड्स को आराम से मूर्ख बना दिया। रीटा ने अपने कस्टमर को बिना मेहनत ठग लिया और ब्रांडो कंपनी ने वह पूरे देश को मना लिया। उसकी ड्रिंक ही पौधों के लिए ज़रूरी है। किसी ने सवाल तक नहीं पूछा कि ये बात सच है भी या नहीं। कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस किसी ने बोल दिया तो आप मान लिया। सोचने की क्षमता पर टेक्नोलॉजी का दूसरा असर जो फिल्म दिखाती है वो है भाषा का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। हम अब ज़्यादातर समय तेज़ी से जानकारी स्कैन करने में बिताते हैं, इसलिए लंबी और विस्तार वाली बातों को झेलने का धैर्य खो बैठते हैं। अब हमें तुरंत जवाब चाहिए, चाहे वो सतही हो या गलत। इसी वजह से हमारी भाषा आसान होती जा रही है। हम छोटे छोटे मैसेज लिखते हैं, शब्दों की जगह इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बातचीत से गहराई गायब हो रही है। मुद्दा ये है कि भाषा और सोच एक दूसरे को बनाते हैं। अगर टेक्नोलॉजी हमारी भाषा को साधारण बना रही है तो वो हमारी सोच को भी साधारण बना रही है। जब हम जटिल विचारों को यही समझना और व्यक्त करना ये बंद कर देते हैं तो हम उन्हें सोचना भी छोड़ देते हैं। और अगर हम उन्हें सोचेंगे ही नहीं तो जाहिर है हम उन्हें कभी बोल ही नहीं पाएंगे। इडियोक्रेसी में ये साफ दिखता है। लोगों की भाषा तो अजीब सी जार्गन, अधूरी लाइनों और बेसिक आवाज़ों का मिक्स बन गई है। किसी को भी ढंग से बातचीत करना नहीं आता और उनकी ये बोलने की शैली सीधा उनके सोचने के तरीके को दर्शाती है। वे इन तर्क कर सकते हैं, न किसी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अब अजटिल विचारों को प्रोसेस करने में असमर्थ है। और ये सब आज की दुनिया में भी झलकने लगा है। गहरी बातचीत अब मुश्किल से ही होती है। लोग जवाब में बस सरल वाक्य बोलते हैं, विस्तार से समझाना जैसे भूल ही गए हैं। इंस्टेंट मैसेजेस और छोटे वीडियो अब संवाद के मुख्य साधन हैं। और जब हमारे पास एक समृद्ध और स्ट्रक्चर्ड भाषा नहीं बचती तो हम तर्क नहीं कर पाते, विश्लेषण नहीं कर पाते और न ही अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठा पाते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं ज़्यादा भावुक और कम तर्कसंगत होती जा रही हैं। हमें अब वो बातें समझने में दिक्कत होती है जिनमें संदर्भ और गहराई की ज़रूरत हो, क्योंकि हमारा दिमाग अब वैसा अभ्यास छोड़ चुका है। नतीजा, एक ऐसी दुनिया जहां लोग विचारों पर चर्चा नहीं करते बल्कि बस इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। इडियोक्रेसी में भी ऐसा ही हुआ। भीड़ ऐसे ही इकट्ठा हो गई, बिना किसी कारण के लड़ाई शुरू हो गई। जब सोचना बंद हो जाता है तो सिर्फ इंस्टिंक्ट बचता है। जो एक मीटिंग बुलाता है वो सुझाव देता है कि फसलों को ब्रांडों की जगह पानी से सींचा जाए। सारे सचिव उसे पागल समझते हैं। कई बार समझाने के बाद भी कोई बात नहीं मानता तो जो एक ट्रिक लगाता है वो बस कह देता है कि मुझे पौधों से बात करनी आती है और वो कह रहे हैं कि उन्हें पानी चाहिए। जो को ये नहीं पता होता कि इस एनर्जी ड्रिंक ने मिट्टी में नमक जमा कर दिया है, जिससे पौधे मर रहे थे और धूल भरी आंधियां उठ रही थीं। पर उसकी सिंपल बात वाकई में समस्या का हल बन जाती है। अब वो गृह मंत्री बन चुका है
और आदेश देता है कि सभी खेतों को सिर्फ पानी से सिंचाई की जाए। वो वादा करता है कि थोड़े समय में पौधे फिर से उगेंगे और धूल भरी आंधियाँ रुक जाएंगी। शुरू में सब सही लगता है, जो को माफ़ी मिलने के करीब लगता है, लेकिन अचानक ब्रांडो कंपनी के शेयर गिर जाते हैं क्योंकि उसकी वजह से प्रोडक्शन रुक गया। आधी आबादी बेरोजगार हो जाती है। गुस्साई जनता व्हाइट हाउस के बाहर जुटती है। न्यूज़ में आता है जो पर देश को बेरोजगार बनाने का मुकदमा चलाया गया है वो गुनहगार ठहराया जाता है और उसे एक रात की रिहैबिलिटेशन की सज़ा मिलती है, जिसका मतलब होता है कि एक खतरनाक एरिना में उसे एक ट्रक से दौड़ाया जाएगा जब तक कि वो मारा न जाए। भीड़ इसे देखती है और ज़ोर ज़ोर से चीयर्स करती है। रीटा जेल में जो से मिलने आती है, पर जो कहता है अब की बार मैं नहीं भाग सकता, मैं एक चट्टान से बंधा हूँ। वो रीटा से कहता है फ्रीटो को ढूंढो, टाइम मशीन पर जाओ, मुझे मत इंतज़ार करो। रीटा हिचकिचाती है, पर जो जोर देता है और कहता है लोगों से कहना कि वे पढ़ें, सोचें और अपना दिमाग इस्तेमाल करें। शायद दुनिया ऐसी इसलिए बनी क्योंकि उस जैसे लोग कुछ करते नहीं थे। जो को एरिना में ले जाया जाता है। रीटा उदास मन से व्हाइट हाउस लौटती है और फ्रीटो के साथ टाइम मशीन की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी फ्रीटो टीवी चालू करता है और रीहैब को लाइव देखने लगता है। जो एक छोटे से कार में बैठा होता है और पीछे से दो बड़े हत्यारे ट्रक उसका पीछा करते हैं। उसी समय रीटा व्हाइट हाउस के बाहर गुलाब का एक पौधा उगता हुआ देखती है। वो समझ जाती है जो कि बात सच थी, उसकी आइडिया ने काम किया। वो तुरंत फ्रीटो से कहती है मुझे एरिना ले चलो। वो जो कि जान बचाने और प्रेसिडेंट कैमाचो को बताने जाती है कि फसलें उग रही हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट उसे नज़रअंदाज कर देता। तभी रीटा को एक कैमरामैन दिखता है और उसके दिमाग में आता है कि टीवी पर खेतों की फसलें दिखाकर जो को बचाया जा सकता है। वो कैमरामैन को घूस देती है कि वो फ्रीटो के साथ खेतों की रिकॉर्डिंग करे और फिर मॉनिटरिंग पैनल का कंट्रोल ले ले। इसी बीच जो अपनी जान बचाने की लड़ाई में लगा होता है वो ट्रकों को एक दूसरे से टकराने में कामयाब हो जाता है और दोनों ट्रक तबाह हो जाते हैं। लेकिन ट्रक का ड्राइवर बच जाता है और अब वो फ्लेम थ्रोअर, आग उगलने वाली गन और पिस्तौल से जो पर हमला करता है, जो किसी तरह गोलीबारी से बचकर छुप जाता है। उधर फ्रीटो खेत में पहुंचता है, फसलें रिकॉर्ड करता है और वीडियो जायंट स्क्रीन पर लाइव चलने लगता है। जैसे ही प्रेसिडेंट कैमाचो वो स्क्रीन देखता है, वो फ़ौरन जो कि फांसी रुकवाता है और उसे माफ़ कर देता है। भीड़ ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाती है और जश्न मनाती है। बाद में सब व्हाइट हाउस में पार्टी करते हैं। जो रीटा को धन्यवाद कहता है कि उसने उसे बचाया। वापस नहीं जाना चाहती जो को हैरानी होती है, लेकिन वो उसकी चॉइस का सम्मान करता है। वो दोनों अलविदा कहते हैं, लेकिन जाने से ठीक पहले प्रेसिडेंट जो को स्टेज पर बुलाता है और उसे वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। जो अब भी अपने समय में लौटना चाहता है, लेकिन जब सभी लोग उससे रुकने की गुजारिश करते हैं तो वो मान जाता है और 505 में ही रहने का फैसला करता है। फिर अचानक कोई कहता है कि वो टाइम मशीन असली नहीं है, वो तो बस एक बच्चों का खेल है। फ्रीटो जो को लेकर उस मशीन के पास जाता है और उन्हें पता चलता है कि असल में वो एक छोटा सा गेमिंग राइड है। कुछ महीने बाद जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है, रीटा फर्स्ट लेडी बनती है और फ्रीटो वाइस प्रेसिडेंट। उनकी लीडरशिप में एक नई शुरुआत होती है जिसमें उम्मीद की जाती है कि इंसान फिर से समझदार बनेंगे। जो और रीटा के 3 बच्चे होते हैं जिन्हें दुनिया के सबसे होशियार बच्चे माना जाता है। वहीं फ्रीटो की 8 बीवियां होती हैं और उसके 32 बच्चे जो इतिहास के सबसे बेवकूफ़ माने जाते हैं। लेकिन उसने एक शुरुआत तो लेकिन उसने ही दी, और किसी मीडियोकर इंसान के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हम इडियोक्रेसी जैसी दुनिया में पहुंचेंगे या नहीं। असल बात यह है कि इडियोक्रेसी एक ओवर एक्सैजरेटेड मिरर है उन ट्रेंड्स का जो आज के समाज में दिखने लगे हैं, और वहाँ तक पहुँचना एकदम अचानक नहीं होता। ये सब धीरे धीरे होता है, इतना स्लो कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमें इंसानियत को मूर्खता से बचाना है तो अब सोचने की शुरुआत करनी होगी, लेकिन आखिर में बात सकारात्मक होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रस्ताव की। अगर जैसा हमने कहा हमारा दिमाग अपने माहौल और आदतों के हिसाब से बदलता है, तो फिर हम उन आदतों को अपनाकर सोचने की शक्ति वापस ला सकते हैं। एक सीधी और असरदार आदत है किताबें पढ़ना, खासकर वो किताबें जो लंबी और जटिल होती हैं। अगर ये आदत नहीं है तो धीरे धीरे शुरू करो। रोज़ 20 से 30 मिनट फोकस के साथ पढ़ो, बिना किसी रुकावट के। फ़ोन बंद कर दो या दूसरे कमरे में रख दो ताकि ध्यान न भटके। दूसरी चीज़ जो मदद करेगी वो है डिजिटल मल्टीटास्किंग कम करना। इंटरनेट ने हमें सिखा दिया है कि हर समय कई चीज़ों पर ध्यान बांटना नॉर्मल है, पर यह आदत हमारी कंसंट्रेशन को बर्बाद कर रही है।
जब भी पढ़ो, काम करो या कोई मूवी देखो, पूरा ध्यान सिर्फ उसी चीज़ पर रखो। तुम नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, एक ही स्क्रीन इस्तेमाल करो और एक बार में सिर्फ एक काम पर फोकस करो। लिखना भी एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये दिमाग को मजबूर करता है कि वो आइडियाज़ को साफ साफ तरीके से स्ट्रक्चर करे, और इससे हमारी एनालिसिस और तर्क की ताकत मजबूत होती है। तुम डायरी लिख सकते हो, अपने विचारों पर रिफ्लेक्ट कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर और गहराई से अपनी राय रख सकते हो। तुम ये भी कर सकते हो कि जो भी पढ़ते हो उसे कई अपने शब्दों में संक्षेप में लिखो। असल में ये वीडियो भी तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तुम इसमें से जो भी सीखा है उसे लिख सकते हो। एक और ज़रूरी बात, दिमाग को शांत पल भी चाहिए होते हैं ताकि वो जो जानकारी ले रहा है उसे ठीक से प्रोसेस कर सके। इसके लिए तुम रोज़ कम से कम 1 घंटा ऐसा वक्त निकाल सकते हो जहाँ तुम बिना स्क्रीन वाली कोई एक्टिविटी करो। तुम लंबी और गहरी बातें भी शुरू कर सकते हो। जटिल सोच तब और बेहतर होती है जब हम अच्छी बातचीत करते हैं। इसलिए ऐसे मौके ढूंढो जहाँ तुम बिना किसी टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन के किसी के साथ खुलकर बात कर सको। और सबसे आखिर में, इंटरनेट पर सारी जानकारी सतही नहीं होती। तुम चुनकर अच्छा कंटेंट देख सकते हो, ऐसा जो तुम्हारे दिमाग को चुनौती दे, और बिना मतलब के पैसिव स्क्रॉलिंग से बच सकते हो। अगर तुम यहाँ तक पढ़कर आए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। इससे तुम मुझे काफ़ी सपोर्ट दोगे और साथ ही कोई भी नया वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो, अब अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो में।